और अब बताओ इस ऑर्डर में किसी को प्रॉब्लम है, किसी ऑर्डर का पोजीशनिंग में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी का अगर कुछ डिफरेंट आया है इससे। किसी भी ऑर्डर में, अभिषेक बताओ, पूछो जल्दी से अगर कुछ पूछना है इस ऑर्डर से रिलेटेड। ये करेक्ट आंसर है। किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो पूछो जल्दी से। सूरज, यस सर। क्या ऑर्डर आया है तुम्हारा सेम? 7 और 12 नहीं। 7 और 12 में डिफरेंट क्या आया? 7 और तो मतलब 12 यही में उल्टा आया था। तो ये तो सिंपल है ना। 7 में क्या है तुम्हारा? OH है और इसके साथ फ्लोरीन है ना, ऑप्शन 7 में। और 12 में सिंपली OH है, यही तो है ना। हेलो यस सर, अब समझ आ गया। हेलो। चलो, तो ये फ्लोरीन का यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो माइनस आई है तो ऑब्वियसली ज्यादा एसिडिक होगा ना ये, यहाँ से कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा ये, तो फिनॉल से तो ये मोर एसिडिक होगा ही। ये 12 नंबर है, ठीक है। और किसी को किसी भी ऑप्शंस में प्रॉब्लम है तो बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं पूछना है ना किसी को, आगे बढ़े। अरे बोलो हाँ या नहीं। ये प्रिया, पूछना है कुछ? नो सर। दीक्षा, सर नहीं। चलो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बाइकार्बोनिल सिस्टम। बाइकार्बोनिल सिस्टम, बाइकार्बोनिल सिस्टम मतलब क्या हुआ कि दो दो कार्बोनिल ग्रुप्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे, इस टाइप का सिस्टम होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो होता है इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो बाई कार्बोनिल सिस्टम मतलब दो दो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन है ये बीच वाले कार्बन पे, ठीक है, और इसका हमको कंपेयर करना है एक सिंगल कार्बोनिल सिस्टम से, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बाई कार्बोनिल सिस्टम का हमेशा ग्रेटर होता है देन सिंगल कार्बोनिल सिस्टम, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से हम लोग वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे ही करते हैं। मतलब इसका अगर एक एसिडिक हाइड्रोजन हटाओगे तो देखोगे यहाँ पे क्या आएगा, देखो डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, एक एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ रिमूव हुआ तो नेगेटिव चार्ज आया। अब नेगेटिव चार्ज जो है इसका इस ऑक्सीजन के साथ भी, ये डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है, इस डबल बॉन्ड के साथ भी जा सकता है। तो ऑब्वियसली इस केस में क्या है, मोर नंबर ऑफ, मोर रेजोनेंस हो सकता है, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का पॉसिबिलिटी है, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसलिए इस केस में क्या होगा, इसका बाइकार्बोनिल सिस्टम का स्टेबिलिटी जो होता है या फिर इसके कॉन्जुगेट बेस का जो स्टेबिलिटी होगा वो सिंगल कार्बोनिल सिस्टम से हमेशा ज्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बाइकार्बोनिल सिस्टम का विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सिंगल कार्बोनिल सिस्टम, ठीक है। अब मान लो इस टाइप का अगर केस हमको दिया रहेगा, ये क्वेश्चन अगर हमको दिया रहे, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ हमको कंपेयर करना है, कुछ कुछ कंपाउंड्स दिए गए, पहला ये है, ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड ये है, सेकंड कंपाउंड ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OET, ये OET, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये सेकंड कंपाउंड हो गया। और थर्ड कंपाउंड में है ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये OET। चलो, एक ऑक्सीजन के साथ इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो तो फटाफट इन तीनों कंपाउंड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। जल्दी बताओ। हिमांशु,
बोलो जल्दी हिमांशु, ऑर्डर बताओ। यस सर। बताओ ऑर्डर। रुचिका जल्दी बोलो ऑर्डर क्या होगा। सर सेकंड का ज्यादा। सेकंड का ज्यादा। ऑर्डर बताओ तीनों में से क्या होगा। सेकंड, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, क्यों ऐसा कर रहे हो। चलो यहाँ पे देखो सारे बाइकार्बोनिल सिस्टम है, तो बाइकार्बोनिल सिस्टम को यहाँ पे आपस में कंपेयर करना है हमको। तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये बीच वाला ही हाइड्रोजन रिमूव होगा ना। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज सब जगह क्रिएट करके देखो तुम लोग, और देखना है कि कहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा कॉन्जुगेट बेस का। तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, दूसरा इस केस में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तीसरे केस में यहाँ पे आएगा। तो अगर पहले वाले में तो देखो रेजोनेंस तो आराम से होगा, ये इस डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है, इस डबल बॉन्ड के साथ भी जा सकता है। सेकंड वाले में ये OET ग्रुप जो अटैच्ड है ऑक्सीजन अपने लोन पेयर की वजह से, ये कौन सा इफेक्ट यहाँ पे लगाएगा बताओ तो। प्लस ऑक्सीजन एम। अपना लोन पे, ये प्लस एम से इधर डोनेट कर सकता है, यहाँ भी ऑक्सीजन अपना लोन पेयर से ये प्लस एम से डोनेट कर सकता है, और इस केस में ये ऑक्सीजन जो है अपना प्लस एम इधर देगा। अब खुद बताओ तुम लोग, खुद बताओ जल्दी से, अब तो कंपेयर कर लोगे। 132। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, 1, 3 और 2। समझ गए हिमांशु। यस सर। इसमें देखो यहाँ पे एक ऐसे भी सोच सकते हो, प्लस एम वाला तो फैक्टर लग ही रहा है, पहले केस में जो है फ्री रेजोनेंस हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो आसानी से दोनों डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज हो सकता है। अब सेकंड वाले केस में क्या है देखो, अब ये कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड O अटैच्ड है, अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस नेगेटिव चार्ज के साथ ही रेजोनेंस में जा सकता है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ भी ये रेजोनेंस में जा सकता है ना, इधर वाला ऑक्सीजन के साथ भी ये लोन पेयर इसमें इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में। तो इस केस में एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस में रेजोनेंस हो रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज पूरा पूरा मतलब इन दोनों डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है, फ्री रेजोनेंस नहीं होगा, एक तरह से यहाँ पे हिंडर्ड रेजोनेंस होगा। होगा या नहीं बताओ, क्योंकि OAT ग्रुप जो अटैच्ड है उसके ऑक्सीजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है, तो ये क्या करेगा, उस नेगेटिव चार्ज के रेजोनेंस को हिंडर ही करेगा ना। बोलो, उस नेगेटिव चार्ज के फ्री रेजोनेंस को वो होने दे रहा है क्या, OAT ग्रुप जो अटैच्ड है। नो सर। तो एक तरह से वहां पे वो उस नेगेटिव चार्ज के रेजोनेंस के लिए हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। तो सेकंड वाले में क्या हो रहा है, हिंड्रेंस ज्यादा है, थर्ड वाले में उससे थोड़ा सा कम है, क्योंकि एक ही ग्रुप अटैच्ड है OAT, और फर्स्ट वाले में तो आसानी से फ्रीली रेजोनेंस हो रहा है, वहां पे नेगेटिव चार्ज आसानी से रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। तो इस तरीके से भी हम लोग सोच सकते हैं। तो जितना इफेक्टिव रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट में, फिर थर्ड में, और सबसे लिस्ट स्टेबल सेकंड में हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया 132। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो। नो सर। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें बताना, इसी तरह से बाइकार्बोनिल सिस्टम का ही है, इसमें भी 3 इस तरह से कंपाउंड्स मेरे पास हैं। पहला है बाइकार्बोनिल सिंगल कार्बोनिल, पहला कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये बाइकार्बोनिल आ गया, और तीसरा है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। चलो इन तीनों में कंपेयर करो, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। जल्दी जल्दी बताओ।
हेलो, बोलो जल्दी से। कितना टाइम लगा रहे हो यार, एक ही टाइप के क्वेश्चन में इतना टाइम लगाते हो तुम लोग। सर सेकंड का ज्यादा, सेकंड का ज्यादा, फिर थर्ड, सेकंड, थर्ड, और सबसे लेस्ट फर्स्ट, यही होगा ना? क्योंकि फर्स्ट वाले में देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट करो, ये सिंगल कार्बोनिल सिस्टम है, और सेकंड वाले में नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होगा। तो तुम लोग को ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं ऊपर, सिंगल कार्बोनिल सिस्टम से ज्यादा एसिडिक होता है बाई कार्बोनिल सिस्टम, दो कार्बोनिल सिस्टम। तो यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट। तो फर्स्ट और सेकंड में तो सेकंड ज्यादा रेजोनेट, सेकंड ज्यादा एसिडिक होगा। अब थर्ड वाले से कैसे कंपेयर करोगे, थर्ड भी बाई कार्बोनिल है, तो सेकंड और थर्ड में क्या होगा बताओ? तो सेकंड और थर्ड में नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट कर रहे हो। अब यहाँ देखो, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन अपना यहाँ क्या कर सकता है, लोन पेयर दे सकता है ना, ये प्लस एम देगा। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा सकता है या नहीं, बताओ? ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इसमें ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे सकता है ना, रेजोनेंस में डीलोकलाइज हो Yes, sir. सकता है उसके साथ। तो यहाँ पे एक तरह से फ्री रेजोनेंस हो पाएगा क्या इस नेगेटिव चार्ज का? बोलो, इस नेगेटिव चार्ज का फ्री रेजोनेंस हो पाएगा इस केस में? No, sir. नहीं। तो अगर उसका फ्री रेजोनेंस नहीं होगा तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, धीरे धीरे तो स्टेबिलिटी सेकंड वाले के कंपैरिजन में उसका कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली सेकंड मोस्ट एसिडिक हो गया, उसके बाद थर्ड हो गया, और सबसे लीस्ट हो गया फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट वाला सिंगल कार्बोनिल सिस्टम है। तो सिंगल कार्बोनिल सिस्टम का एसिडिक स्ट्रेंथ बाई कार्बोनिल सिस्टम से हमेशा कम रहेगा। क्लियर है? बोलो जल्दी। आयुष, ये शुभम, यस शुभम सर। समझ आ रहा है? हाँ सर। चलो, तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है इसमें? कोई डाउट है इसमें किसी को भी? पूछो सानिया। हेलो, आयुष? नो सर। नो सर। चलो आगे बढ़े। हिमांशु, कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? नो सर। नहीं। चलो फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, ठीक है, मतलब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, तो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है हमको। तो जैसे इसमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है एक, जैसे मान लो ये है COH ग्रुप, और यहाँ पे एक COH ग्रुप है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सिस हो गया, सिस फॉर्म है, इसको बोला जाता है मैलिक एसिड, ठीक है, ये कंपाउंड है मैलिक एसिड। और एक और एसिड होता है, यहाँ पे देखो, ये भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है यहाँ पे, लेकिन ये ट्रांस फॉर्म में रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। ये दोनों सिस ट्रांस आइसोमर है एक दूसरे के, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनका रिप्रेजेंटेशन अलग है, ठीक है, स्पेस में ओरिएंटेशन अलग होता है। तो ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है, ऑलरेडी बता चुके हैं ना, सिस फॉर्म और ये ट्रांस फॉर्म। तो सिस फॉर्म वाले को मैलिक एसिड बोलते हैं, ट्रांस फॉर्म वाले को फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे बताओ तो, यहाँ पे एक चीज देखा गया है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्या कोई? कि मैलिक एसिड, ये मैलिक एसिड, और यहाँ पे लिख रहे हैं फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। तो यहाँ पे देखो डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो मतलब दो दो एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट है, मतलब दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले ग्रुप से एक एक हाइड्रोजन निकल सकता है। तो दो एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास भी है, और दो एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास भी है। तो पहला वाला अगर एसिडिक हाइड्रोजन लूज होगा तो उसको हम लोग K1 से डिनोट करते हैं, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट 1,
ठीक है ना। एसिड के केस में हम लोग के यूज करते हैं, बेस के केस में के भी यूज करते हैं। मतलब जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम लोग करते थे ना के इक्विलिब्रियम, तो उसी तरह से एसिड के केस में के ए की बात करते हैं हम लोग, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और बेस के केस में हम लोग के बी यूज करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो यहाँ पे जो पहला वाला H प्लस निकलेगा उसके लिए Ka1 यूज कर रहे हैं, दूसरा वाला जो H प्लस निकलेगा उसके लिए Ka2 यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि K1 ऑफ मैलिक एसिड इज ग्रेटर देन K1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। समझ गए बात कि मैलिक एसिड का Ka1 जो है ये फ्यूमेरिक एसिड के Ka1 से ज्यादा है। और एक और यहाँ पे है कि K2 की जब हम लोग बात करते हैं तो मैलिक एसिड का जो Ka2 होगा ये फ्यूमेरिक एसिड के Ka2 के वैल्यू से लेस होगा। ठीक है। और ओवरऑल K की जब बात होती है, मतलब दोनों का मिला के ओवरऑल K, तो ओवरऑल K जो होगा ये मैलिक एसिड का ग्रेटर है ओवरऑल K ऑफ फ्यूमेरिक एसिड से। ठीक है। अब ये K1 और K2 के वैल्यू को एक्सप्लेन कर सकते हो कोई? ठीक है, ये दोनों को एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। K1 जो है मैलिक एसिड का क्यों ग्रेटर है और K2 फ्यूमेरिक एसिड का क्यों ग्रेटर है। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग सिंपली वही कॉन्जुगेट बेस बनाओगे और उस कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी से हम लोग चेक करते हैं। तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी देखो, जैसे मान लो हम लोग फर्स्ट H प्लस निकाल रहे हैं, पहला वाला H प्लस रिमूव कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ पे COOH ग्रुप है, ये इस तरीके से है। और यहाँ पे ये हम पहले बना रहे हैं मैलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O माइनस, इस तरीके से है। ठीक है। और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये हम लोग पहला वाला H प्लस निकाल दिए हम लोग, तो ये बन गया मैलिक एसिड से निकला है, तो ये बन गया मैलिएट आयन। ठीक है, मैलिएट आयन है ये। और फ्यूमेरिक एसिड से अगर हम लोग निकाले, फ्यूमेरिक एसिड में देखो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यहाँ पे H, ये H, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप, सॉरी ये COOH ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से। अब बताओ ये फ्यूमेरेट आयन है, इसमें से खुद बताओ तो तुम लोग स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? हिमांशु बताओ तो, कौन से आयन का स्टेबिलिटी ज्यादा है, मैलेट आयन का या फ्यूमरेट आयन का? हिमांशु? सर मैलेट आयन। क्यों? रीजन बताओ। देखो इसका ओरिएंटेशन ये सिस है ना, सिस फॉर्म में, यहाँ पे जो OH होता है ना, यहाँ पे एक स्पेशल अट्रैक्शन कर रहा है। इसका जो हाइड्रोजन है और सेकंड वाले का जो ऑक्सीजन है, इनके बीच में एक स्पेशल इंटरेक्शन होता है। किस टाइप का इंटरेक्शन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, बता सकते हो? ये हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब भी ये इस तरह का सीन बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अट्रैक्शन अगर होगा, तो ये मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, बताओ तो? क्या करेगा ये? इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे सिस वाले फॉर्म में ही ये स्पेशल इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। ट्रांस वाले में वो पॉसिबल है क्या? ट्रांस वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस पॉसिबल है या नहीं है, बताओ? फ्यूमेरेट आयन में H बॉन्डिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बताओ? नो सर। ओरिएंटेशन देख रहे हो ना, बिल्कुल दोनों अपोजिट एंड्स पे है। तो यहाँ पे तो कोई सीन ही नहीं है कि H बॉन्डिंग का केस हो पाएगा। तो मैलेट आयन में क्या होता है, एक स्पेशल इंटरेक्शन इसके ओरिएंटेशन की वजह से। हेलो, ठीक है, मैलेट आयन में इसके ओरिएंटेशन की वजह से, सिस ओरिएंटेशन की वजह से क्या होता है, एक स्पेशल इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है जिसको हम लोग H बॉन्डिंग के फॉर्म में जानते हैं। और जब भी H बॉन्डिंग या स्पेशल टाइप का इस तरह से बॉन्डिंग डेवलप होगा तो हमेशा उसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो इसलिए अगर हम लोग पहला वाला H प्लस रिमूव कर रहे हैं, फर्स्ट H प्लस रिमूव करने से तो जो वैल्यू आता है एक H प्लस निकलेगा, तो उससे हम लोग K1 का वैल्यू कंपेयर करते हैं। तो इसीलिए K1 मतलब जो पहला वाला H प्लस निकला है, तो उस केस में हम लोग देख रहे हैं एक H प्लस निकलने के बाद मैलेट आयन का स्टेबिलिटी जो होता है वो फ्यूमेरेट आयन से ज्यादा है। तो अगर ये सीन है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, मैलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फ्यूमेरेट आयन,
तो किसका Ka1 ज्यादा होना चाहिए बताओ? फर्स्ट वाला आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा? मैलिक एसिड का होगा ना? क्लियर है ये? K1 of malic acid is greater than K1 of fumaric acid. समझ में आया ये हिमांशु? यस सर। चलो अब दूसरा वाला बताना है तुमको कि सेकंड वाला जब दोनों H+ हम लोग रिमूव कर देते हैं तो फिर ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। मतलब K2 की जब हम लोग बात करते हैं तो वो फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा हो जाता है मैलिक एसिड से। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कोई? तो जब हम लोग K2 की बात करेंगे तो K2 में देखो यहाँ पे जब K2 हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो K2 का जो हमारा कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो किस टाइप का होगा? देखो दोनों H+ रिमूव हो गया तो ये देखो यहाँ पे ये है मैलिक एसिड वाले केस का, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये CO- ये भी CO-, और फ्यूमेरिक एसिड वाले में देखना कैसा आएगा। सॉरी C डबल बॉन्ड C, ये H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड माइनस और ये C डबल बॉन्ड माइनस। अब बताओ तो इन दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है और दोनों बहुत ही आपस में क्लोज कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों के बीच में दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, सेम टाइप का चार्जेस प्रेजेंट है। किस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा या नहीं होगा बताओ? हेलो। Yes, sir. तो दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, CO-, दोनों CO-, दोनों एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में है, तो ऑब्वियसली दोनों नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन टाइप का फोर्स डेवलप हो रहा है जो कि मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को या ओवरऑल स्पीसीज के स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। लेकिन इस केस में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन नहीं हो पाएगा। सिस वाले में वो रिपल्सन ज्यादा होगा क्योंकि वो दोनों का क्लोजनेस जो है वो ज्यादा है, और ट्रांस वाले में तो दोनों तो अपोजिट एंड पे हैं, तो इस केस में कोई भी रिपल्सन की बात हम लोग नहीं करेंगे। तो सेकंड वाले केस में जब दोनों H+ आयंस निकल गया है तो कौन से फॉर्म का स्टेबिलिटी ज्यादा है बताओ? सिस वाले फॉर्म का या ट्रांस वाले फॉर्म का? स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है इसमें? ट्रांस वाले फॉर्म का ज्यादा है। तो इसीलिए जब हम लोग K2 की बात करते हैं तो K2 कौन से एसिड का ज्यादा हो जाएगा? मैलिक एसिड का या फ्यूमेरिक एसिड का? फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड का। तो ये बात समझ में आया सबको? क्लियर है ना Yes, ये sir. क्वेश्चन? तो K1 जब हम लोग पहला H+ निकालते हैं तो वो मैलिक एसिड का K1 ज्यादा होता है फ्यूमेरिक एसिड से, ठीक है। और जब K2 की बात करते हैं हम लोग तो वो फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू मैलिक एसिड। तो यही था क्वेश्चन हमारा। लेकिन जब हम लोग ओवरऑल K की बात करेंगे तो वो मैलिक एसिड का ओवरऑल K जो होगा वो फ्यूमेरिक एसिड से ज्यादा होगा, ठीक है। समझ आया? इसको नोट कर लो फटाफट। लिख लियो इसको सब लोग। यस सर। Yes, sir. चलो क्लियर है ना? ये किसी को डाउट है इसमें? दीक्षा नो सर। समझ आ रहा है? शुभम? हाँ सर आ गया। चलो तो ये था हमारा बाई कार्बोनिल सिस्टम या डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स वाला, ठीक है। एक बाई कार्बोनिल सिस्टम का अलग से देखे हम लोग, फिर उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स का भी हम लोग देखे। अब इसमें एक इस टाइप का पैटर्न आता है, एक यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे। जैसे लीनियर चेन में हमारा इस तरह से रहेगा, CH2 ग्रुप्स बीच में प्रेजेंट रहेंगे और 2 COH ग्रुप्स ऐसे रहेंगे, ठीक है। वही हमारा जो डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो हम लोग एक H+ रिमूव कर रहे हैं, ये H+ आयन एक अगर रिमूव किया हम लोग, ये COH ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ से मान लो एक H+ रिमूव कर दिए, तो एक H+ रिमूव करोगे तो ये क्या बन जाएगा? CO- बन जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये दूसरा वाला जो COH ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? यहाँ पे -I इफेक्ट लगाएगा। बोलो, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप अटैच्ड है ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा यहाँ पे? बताओ हिमांशु। -I। क्योंकि वो तो रेजोनेंस में नहीं है ना, उसके साथ रेजोनेंस में नहीं है क्योंकि बीच में CH2 ग्रुप आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे इसका सिर्फ और सिर्फ -I ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे देखोगे जैसे n का वैल्यू हम लोग अगर इंक्रीज करते जाएंगे, n का वैल्यू, ये जो n है बीच में,
मतलब बीच में जो कार्बन एटम्स का चेंज जो भी आएगा बीच में, अगर वो इंक्रीज होते जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बताना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, क्या होगा बताओ। एन का वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा। रीजन बता सकते हो क्यों? सर क्योंकि बीच में जो मिथाइल डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, प्लस एक और चीज कि बीच में अगर हम लोग अल्काइल ग्रुप्स का नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाता है? प्लस आई। प्लस आई। तो अल्काइल ग्रुप अगर प्लस आई लगा रहा है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्लस आई इफेक्ट भी तो इंक्रीज करते जाएगा ना। बोलो, अल्काइल ग्रुप्स का प्लस आई भी तो इंक्रीज करते जाएगा, और एट द सेम टाइम COH ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट भी कम होते जाएगा। समझ रहे हो बात? अल्काइल ग्रुप का प्लस आई बढ़ते जाएगा और COH का माइनस आई घटते जाएगा, तो ओवरऑल हमारा कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी क्या होते जाएगा? वो डिक्रीज करते जाएगा, और कॉन्जुगेट बेस का अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? घटेगा। ये बात समझ में आया सबको? तो जैसे जैसे हम लोग नंबर अल्काइल ग्रुप्स का नंबर अगर बीच में हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं, या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बीच में अगर इंक्रीज होगा इस टाइप के सिस्टम में, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सिस्टम में, तो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? ये डिक्रीज करता है। ठीक है, समझ गए सब लोग ये चीज? यस सर। चलो, अब इसमें से कुछ कुछ एसिड्स जो है वो याद रखना है, कॉमन एसिड्स। जैसे मान लो अगर N का वैल्यू 0 है, बीच में कोई भी ये यहाँ पे CH2 ग्रुप नहीं है, तो N का वैल्यू 0 है, तो ये किस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा? COH और COH। तो इसको क्या बोलते हैं? इसका नेम पता है तुम लोगों को? दो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ऐसे ही अटैच्ड है तो कौन सा एसिड होता है ये? ऑक्सैलिक एसिड। सुने हो कहीं? ऑक्सैलिक एसिड सुने हो तुम लोग? यस यस। सर। कहाँ पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड? सर टोमेटो में। टोमेटो में। ठीक है, तो यही होता है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला। N का वैल्यू 0 कर दो तो ये क्या हो जाएगा? COH और COH, ऑक्सैलिक एसिड। N का वैल्यू अगर 1 पुट कर दें हम लोग, तो N का वैल्यू अगर 1 पुट कर दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? COOH, बीच में एक CH2 और COH। ये कौन सा एसिड होगा बता सकते हो? मैलोनिक एसिड। ठीक है, N का वैल्यू अगर 2 पुट कर दें तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? C के साथ ये CH2 और यहाँ COH, फिर CH2 और ये COH, यही बनेगा ना? बताओ। और इस कंपाउंड का नाम है सक्सिनिक एसिड। याद रखना है ये सब, ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। N का वैल्यू अगर हम लोग 3 कर दें, N का वैल्यू 3 कर दें, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH2COH, बीच में CH2, फिर CH2COH। ये कंपाउंड कौन सा? N का वैल्यू 3 पुट करने पे ये है ग्लूटारिक एसिड। N का वैल्यू अगर 4 कर दें हम लोग, N का वैल्यू 4 कर दें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH2 COOH, फिर यहाँ पे CH2 और COOH। ये कौन सा एसिड है? एडिपिक एसिड। नाम सुने हो एडिपिक एसिड? कोई नहीं बोलेगा कुछ। बायो में सुनते हो, बायो वाले सुने होंगे एडिपिक एसिड। यस सर। N का वैल्यू अगर 5 कर दें, तो N का वैल्यू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये CH2 होल 5 और इसके साथ 2 CH ग्रुप। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग इसको। ये होता है पिमेलिक एसिड। ठीक है, और सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना एक बार। अरे लिखते जाओ जल्दी जल्दी। अब कहाँ तक हुआ है? यस सर, हो गया।
ठीक है, n का वैल्यू 5 तो पिमेलिक एसिड, और एक और है n का वैल्यू अगर 6 कर दें हम लोग तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, CH2 होल 6 COOH, ये COH, ये होता है सुबेरिक एसिड। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है, ये याद रखना है इस तरीके से, ओ इसका एक्रोनिम होता है बस इस तरीके से, OMS गैप्स। ठीक है, ये है। अब पहला है O से, क्या है, O से कौन सा एसिड था बताओ, ऑक्सैलिक। ऑक्सैलिक एसिड। M से कौन सा था, मैलोनिक, मैलोनिक था ना। यस S सर। से Yes, sir. सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, G से ग्लूटारिक एसिड, A से एडिपिक एसिड, P से पिमेलिक एसिड, और S से सुबेरिक एसिड। OMS गैप्स के फॉर्म में याद रखना। और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स जो बीच में n का वैल्यू वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। ऑक्सैलिक एसिड में n का वैल्यू 0 है, मैलोनिक में n का वैल्यू 1 है, सुबेरिक में सॉरी सक्सेनिक में n का वैल्यू 2 है, ग्लूटारिक में n का वैल्यू 3 है, एडिपिक में n का वैल्यू 4 है, पिमेलिक में n का वैल्यू 5 है, और सुबेरिक में n का वैल्यू 6 है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम लोग, तो n का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, n का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बताओ, जैसे जैसे n का वैल्यू, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो अगर इनमें तुमसे पूछा गया कि इन 6-7 एसिड्स में जो है सबसे मोस्ट एसिडिक कौन सा हो जाएगा, ऑक्सैलिक। ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, और सबसे लिस्ट हो जाएगा सुबेरिक। तो इतना याद रखना है, ये एटलीस्ट ये सबका नाम, एटलीस्ट n = 6 तक तुम लोग को याद रखना है सबका नेम, कॉमन नेम है ये सबका। ठीक है, ये सारे कॉमन नेम्स हैं, नोट कर लिए ना। Yes, sir. चलो, समझ आया ये चीज, Yes, sir. समझ आ गया। चलो, तब तो बढ़िया है, याद रहेगा ना, याद हो ही गया होगा। OMS गैप्स, OMS गैप्स। तो O से कौन सा एसिड हो गया बताओ, Oxalic acid. M से Malonic. S, Malonic. S से सक्सिनिक, Succinic. G से ग्लूटारिक, A से एडिपिक, P से पिमेलिक, और S से सुबेरिक सुबेरिक। एसिड। ठीक है, चलो, तो ये था हम लोगों का डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स का एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, यहां तक कुछ पूछना है किसी को, ये बताओ। कुछ पूछना है यहाँ तक किसी को भी, आयुष, नो सर। सूरज, नो सर। नो सर। चलो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल्स के केस में अगर कंपेयर करना है, फिनॉल्स के केस में, इसमें हम कुछ कुछ एग्जांपल्स ही दे रहे हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, तुम लोग बताना। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन कर भी चुके हैं हम लोग। चलो देखो, जैसे OH है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे OH फ्लोरीन, यहाँ पे चलो ऑर्थो पे है पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में फ्लोरीन मेटा पे चला गया, और तीसरे वाले केस में फ्लोरीन जो है पैरा पे चला गया। बताओ तो इन तीनों में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो विच वन विल बी मोर एसिडिक, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। First, सेकंड, थर्ड। second, third. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्यों, रीजन बता सकते हो। सर वो डिस्टेंस। प्लस हाँ, आई प्लस आई, माइनस आई। फ्लोरीन का माइनस आई लगेगा। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन -M नहीं लगा सकता, इसके जगह अगर क्लोरीन रहता तो फिर उस केस में हम लोग -M भी कंसिडर करते थे, याद है, यस सर, बैक बॉन्ड। बैक बॉन्डिंग की वजह से। तो यहाँ पे फ्लोरीन के केस में वैसा बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी वैकेंट
डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं होता है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ही कंसिडर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो इसका माइनस आई यहाँ पे लग रहा है, ये माइनस आई और ये माइनस आई, और हमको पता है माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो सबसे इफेक्टिव उसका फर्स्ट केस में होगा ऑर्थो में, फिर मेटा में, और सबसे लिस्ट पैरा में। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा बताओ, फर्स्ट का, उसके बाद सेकंड, और सबसे लिस्ट थर्ड। थर्ड पैरा का। ठीक है, चलो अब इसमें से एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें बताना। तो अगर यही फ्लोरीन को हम लोग रिप्लेस कर दें OH और CH3 ग्रुप से अगर रिप्लेस कर दें, ऑर्थो, मेटा और पैरा, चलो बताओ तो। चलो बताओ, फटाफट बताओ किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। ये ऑर्थो है O, ये मेटा है M, और ये पैरा है, बताओ। और एक सिंपली हम लोग सिर्फ OH ले रहे हैं, सिर्फ OH। ठीक है, तो 1 2 3 4 ही नंबरिंग कर लो इसको। ये फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सर सबसे ज्यादा 4 का। 4 का, फिर 4 Second. 3 4, ऑर्डर बताओ हिमांशु। सर 4 3 2 1। 4 3 2 1, 4 2 3 1. 4 2 3 1, ये करेक्ट ऑर्डर है। सिंपल सा चीज है, ये तो ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा इसका, यस लगेगा। यस सर। मेटा पोजीशन पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग सकता है ना, ये तो प्लस आई नो लगेगा सर। सिर्फ। पैरा पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, और फोर्थ में तो कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, और प्लस आई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वो क्या करेगा, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा ना। सबसे सबसे मोस्ट Yes. एसिडिक फोर्थ हो गया, यस सर। फिर सेकंड हो गया, क्योंकि वो प्लस आई से डोनेट कर रहा है, तो वो कम ही डोनेट करेगा एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर चलो 4 के बाद 2 आ गया। फिर 1 और 3 में कैसे कंपेयर कर रहे हो, तो 1 और 3 में दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक और इफेक्ट लगता है उसका, कौन सा, एक Plus और I. इफेक्ट यहाँ पे काम करता है, प्लस आई। और प्लस आई देखो, ये भी प्लस आई से डोनेट करेगा, और ये भी साथ साथ प्लस आई ये भी दे रहा है। तो प्लस आई किसका मोर इफेक्टिव होगा, ऑर्थो में या पैरा में? Para. ऑर्थो। ऑर्थो। ऑर्थो ज्यादा प्लस आई देगा ना, यस डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तुम लोग सब भूल जाते हो। तो ऑर्थो ज्यादा प्लस आई दे रहा है, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा ऑर्थो वाले का। तो फर्स्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, उससे पहले थर्ड आ गया। क्लियर है यस सर। बेटा? यस चलो सर। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें बताना। OH NO2, OH NO2, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, मेटा नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल। फटाफट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। 3 कंपाउंड्स हैं मेरे पास, 1 2 और 3। सर 1 3 2। 1 3 2। हिमांशु ऑर्डर बताओ। So 1 2 3. 1 2 3, सोच लिया अच्छे से। सर 1 3 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे NO2 ग्रुप यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, -M, और Yes. साथ साथ -I भी लगा रहा है। ठीक है, मेटा पोजीशन पे NO2 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है,
I. माइनस आई Minus I. माइनस आई। पैरा पोजीशन पे क्या लग रहा है, माइनस एम और Minus माइनस आई I. दोनों। अब यहाँ पे देखना, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में तुम लोग को ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज बता चुके हैं, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगा, यस और नो। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल था इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का, याद आया कुछ? Yes, sir. ये सब भूल जाते हो तुम लोग, ये सब इंपॉर्टेंट सब एग्जांपल है। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है या नहीं है, बताओ? क्लासिक एग्जांपल है ना ये इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का। तो अगर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, ये बताओ तो ये हाइड्रोजन एटम को आसानी से लूज होने देगा क्या? नो जो सर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है यहाँ पे, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, फिनॉल वाला ही एच एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अगर यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल के केस में ऑलरेडी एक स्पेशल बॉन्डिंग पहले से प्रेजेंट है, जो कि बाकी अदर कंपाउंड्स में नहीं है, इन दोनों बाकी बी और सेकंड और थर्ड में नहीं है। तो ये इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होने की वजह से ये आसानी से एच एच हाइड्रोजन एटम को लूज करने देगा या नहीं देगा, बताओ? नहीं देगा ना, बोलो हाँ या नहीं। नो सर नो सर अगर अगर आसानी से वो H प्लस लूज नहीं करने देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो अब यहाँ पे तुमको देखना है, चलो तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होना चाहिए यहाँ पे, बताओ तो? 3 सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पैरा में होगा। यहाँ पे देखो, ये इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे, ठीक है? यहाँ पे माइनस एम और माइनस आई लग रहा है, यहाँ भी माइनस एम और माइनस आई लग रहा है, ठीक है? बट इन दोनों में माइनस एम और माइनस आई के इफेक्ट के बेसिस पे देखे तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होना चाहिए था? फर्स्ट का फर्स्ट का, ठीक है? बट फर्स्ट वाले में एक और स्पेशल इफेक्ट काम कर रहा है। वो कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? एक और स्पेशल बॉन्डिंग काम कर रहा है, जो कि एच बॉन्डिंग के Hydrogen. नाम से हम लोग जानते हैं। तो एच बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, तो एच बॉन्डिंग वो थर्ड वाले में ऑपरेट नहीं कर रहा है, और एच बॉन्डिंग जब भी ऑपरेट करेगा तो वो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा, OH ग्रुप के एसिडिक स्ट्रेंथ को वो कम कर देगा। फर्स्ट और थर्ड में अगर हमको कंपेयर करना है, तो फर्स्ट और थर्ड में अब किसका ज्यादा हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर, Third. बताओ? Third. थर्ड का। तो पैरा वाले का एसिडिक कैरेक्टर इस केस में ज्यादा हो गया ऑर्थो वाले से, क्योंकि ऑर्थो वाले में एच बॉन्डिंग काम कर रहा है, तो ऑर्थो का हम यहाँ पे पैरा वाले से क्या हो जाएगा ज्यादा, तो थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। और सबसे लिस्ट किसका होगा, मेटा का, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, मेटा में सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, Minus I. माइनस आई। मेटा में माइनस एम ऑपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है? समझ गए ना बात? तो यहाँ पे हम लोग दूसरे तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो लगाए ही, बट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से जो ऑर्डर आना चाहिए वो ऑर्डर फर्स्ट और थर्ड में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे एक और स्पेशल इफेक्ट काम कर रहा है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में, ये एच बॉन्डिंग ऑपरेट कर रहा है। तो एच बॉन्डिंग होने की वजह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ड्यू टू एच बॉन्डिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, क्या होगा बताओ? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज Decrease. तो द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ OH ग्रुप डिक्रीजेस, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्थो वाले का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो पैरा से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा थोड़ा सा। समझ गए ना बात? ये तो पैरा का सबसे ज्यादा है इसमें, उसके बाद ऑर्थो है, और सबसे लिस्ट कौन सा हो गया, मेटा। मेटा, ठीक है? कोई डाउट है इसमें? No, sir. किसी को भी कोई डाउट है इसमें, बताओ? हेलो? नो सर नो सर। चलो तो एक और क्वेश्चन बताना तो इसमें, ये चीज OH CHO
OH CHO, यहाँ भी वही ऑर्थो मेटा पैरा वाला केस है, OH और CHO। चलो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, फटाफट बताओ। हेलो, बोलो जल्दी से हिमांशु, क्या सर होगा थर्ड ऑर्डर? का ज्यादा। सोहेब, सर सोहेब, थर्ड का ज्यादा हो। सर 3 2 3 1 2। ऑर्थो मेटा 3 पैरा के फॉर्म में बताओ। सर पैरा का सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थो मेटा। और पैरा ऑर्थो मेटा, ठीक है, सेम पहले वाले केस के तरह ही होगा, क्योंकि यहाँ ऑर्थो में क्या है, एच बॉन्डिंग हो जाएगा ना, यहाँ पे एच बॉन्डिंग होगा या नहीं, देखो यहाँ पे एक्सपैंड करके CHO को अगर ड्रॉ करोगे Yes. तुम, तो C डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ पे O और H के बीच में यहाँ पे क्या होगा, स्पेशल H बॉन्डिंग बन रहा है, ठीक है। तो ये CHO ग्रुप का तो यहाँ पे देखो, ये तो -M और -I लगा ही रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ भी ये -M और -I लगा रहा है, बट इस केस में ये सिर्फ और सिर्फ -I ऑपरेट कर रहा है। तो अगर हम लोग ऑर्थो और पैरा में देखें, तो ऑर्थो और पैरा में ज्यादा ऑर्थो का होना चाहिए था, बट ऑर्थो के केस में एक स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो गया। क्लियर है ना, पैरा से थोड़ा सा घट गया एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। यस सर। चलो, तो ये हो गया हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ फेनॉल्स, और उसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में कैसे करेंगे हम लोग, तो इस तरीके से कंपेयर कर लोगे। कोई डाउट है यहाँ तक? सोएब, नो सर। तुम कहाँ गए थे, बीच से क्लास ज्वाइन किए हो? हाँ सर, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, चलो समझ आ रहा है, पहले का देख लेना एक बार नोट्स, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट कर चुके हो तुम लोग? Yes, sir. चलो इसके बाद आगे लिखो, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इसको हम लोग पढ़ते हैं SIR इफेक्ट के नाम से, SIR इफेक्ट, ठीक है। तो ये स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ये क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस नहीं हो पाता है, तो उसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग SIR इफेक्ट, ठीक है। तो अब ये तुम लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, रेजोनेंस होने के लिए सबसे पहला कंडीशन तो यही था ना कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। मॉलिक्यूल का प्लेनैरिटी था या नहीं, पहला सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन, बोलो। यस सर। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे बेंजीन रिंग है ये हमारा, ठीक है, इस केस में ये बेंजीन रिंग है, मान लो यहाँ पे NO2 ग्रुप अगर इस तरह से अटैच्ड है, नाइट्रोबेंजीन है ये, तब इस केस में ये नाइट्रो ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस शो करेगा। कब तक शो करेगा, जब तक कि ये जो है बेंजीन रिंग और ये नाइट्रो ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। सेम प्लेन में जब तक रहेगा तभी तो रेजोनेंस ऑपरेट कर पाएगा ना, बोलो। रेजोनेंस पॉसिबल होगा जब ये बेंजीन रिंग और नाइट्रो ग्रुप जो भी ग्रुप्स उसके साथ अटैच्ड हैं वो सारे सेम ग्रुप में रहेंगे, सॉरी सेम प्लेन में रहेंगे, तभी वो रेजोनेंस वहां पे शो कर सकता है। अब मान लो अगर किसी केस में बेंजीन रिंग के साथ ये ग्रुप्स अटैच है और उसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई एक ऐसा ग्रुप आ जाए, बल्कि ग्रुप आ जाए, तो बल्कि ग्रुप आने की वजह से क्या होता है,
उन दोनों ग्रुप्स के बीच में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होना स्टार्ट होगा। ऑलरेडी ये स्टेरिक रिपल्सन वाला फैक्टर हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप आ जाता है तो बल्की ग्रुप आने की वजह से क्या होगा, ये दोनों ग्रुप्स में ये जो एक ग्रुप पहले से जो अटैच्ड है और ऑर्थो पोजीशन पे जो बल्की ग्रुप आएगा उन दोनों के बीच में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होना स्टार्ट करेगा। मान लो इस टाइप का केस है, जैसे मान लो बेंजीन के साथ सेकंड वाले केस में क्या हो जाए, ये NO2 ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस यस हेलो, सर। चलो तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, जैसे मान लो इस पोजीशन पे ये ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप हम लोग लगा दें, बल्की ग्रुप। तो ये बल्की ग्रुप जैसे ही यहाँ पे आ गया तो इन दोनों ग्रुप्स में NO2 और ये बल्की ग्रुप के बीच में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होना स्टार्ट होगा या नहीं होगा। और ये स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से वो मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, बताओ। डिक्रीज। तो मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को ये डिक्रीज करता है। तो मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को ये घटाएगा, तो उससे बचने के लिए, मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को इंटैक्ट रखने के लिए ये NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, यहाँ पे अपने प्लेन को ही चेंज कर लेता है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से अटैच था। तो ये NO2 ग्रुप इस तरीके से रोटेट कर जाता है ना, ताकि वो दूसरे प्लेन में चला जाए, आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। समझ रहे हो बात, ताकि मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को वो इंटैक्ट रख सके। तो ये बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड ही अगर रोटेट कर गया तो रोटेट करने से वो चला गया आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन अगर चला गया तो अब इस केस में रेजोनेंस हो पाएगा क्या, ये बताओ। अगर ये बॉन्ड रोटेट करके आउट ऑफ प्लेन चला गया NO2 ग्रुप, तो इस केस में कोई भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। नो सर। तो दोनों, क्योंकि बेंजीन रिंग अलग प्लेन में चला गया, NO2 ग्रुप अलग प्लेन में चला गया, ठीक है। तो इस केस में कोई भी कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग नो कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से रेजोनेंस इनहिबिट हो गया, है ना, नो रेजोनेंस। तो इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR इफेक्ट। समझ आया बात। बोलो सूरज, समझ आया ये चीज। यस सर। तो ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, क्योंकि बल्की ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो उन दोनों ग्रुप्स के बीच में स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा और वो मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को बहुत ही कम करेगा। तो स्टेबिलिटी को इंटैक्ट रखने के लिए वो NO2 ग्रुप क्या हो जाता है, आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, ताकि उन दोनों के बीच में रिपल्सन मिनिमाइज हो सके। और जैसे ही वो आउट ऑफ द प्लेन जाएगा तो वहां पे रेजोनेंस इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो सेम प्लेन में रहेगा तभी तक रेजोनेंस हो सकता है। तो अब रेजोनेंस इनहिबिट हो गया, तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग स्टेरिक रिपल्सन की वजह से इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो गया, तो इसको SIR इफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिसमें तुमको SIR इफेक्ट कंसिडर करना है। सारे ग्रुप्स के केस में नहीं करते हम लोग, पहले ही बोल दिए बल्की ग्रुप्स। तो किस किस ग्रुप्स को तुमको बल्की कंसिडर करना है और किसको नहीं करना है, वो चीज ध्यान रखना। तो जनरली जो ये सारे ग्रुप्स होते हैं ना, OH हो गया, NH2 हो गया, F हो गया और CN ग्रुप्स हो गया, ये सारे छोटे ग्रुप्स माने जाते हैं, ठीक है, उतना स्मॉलर ग्रुप्स हैं ये। तो ये ग्रुप्स जो है SIR इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, डू नॉट शो SIR इफेक्ट। समझ आया। इसके अलावा बाकी अदर ग्रुप्स अगर अटैच्ड होंगे तो उनके केस में तुमको SIR इफेक्ट को कंसिडर करना है। OH, NH2, फ्लोरीन और CN ग्रुप्स अगर प्रेजेंट होंगे तो इसके रेस्पेक्ट में तुमको SIR इफेक्ट कंसिडर नहीं करना है। इसके अलावा अगर अदर ग्रुप्स होंगे तो तुमको SIR इफेक्ट कंसिडर करना है। तो इसके अलावा कोई और ग्रुप होगा तो उसको हम लोग बल्कियर ग्रुप बोलते हैं। तो जितना बल्की ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे होगा, बल्कियर द ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, हम लोग बोल सकते हैं कि SIR इफेक्ट क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। SIR इफेक्ट विल इंक्रीज। तो जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा ऑर्थो पोजीशन पे, SIR इफेक्ट उतना ज्यादा इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिसमें अगर ये सारे ग्रुप्स ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे तो इसमें तुमको SIR इफेक्ट कंसिडर नहीं करना है। कौन कौन सा ग्रुप्स है, OH, NH2, फ्लोरीन और CN।
तो ये सारे छोटे स्मॉलर ग्रुप्स माने जाते हैं, तो इनमें SIR इफेक्ट कंसिडर नहीं करना है। समझ आ गया बात? यस सर। चलो, तो ये चीज नोट करके लिख लो। लिख लियो इसको यहाँ तक? यस सर। हुजैफा समझ आ रहा है तुमको? यस सर, समझ आ रहा है। चलो, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें बताना तो फटाफट। नोट कर लियो ना हिमांशु, लिख चुके हो यहाँ तक? यस सर। चलो, एक क्वेश्चन है ये, एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। OH, यहाँ पे NO2 है, और दूसरा है, देखो ये OH और यहाँ पे NO2 है, NO2 NO2 और NO2। फटाफट बताओ तो, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2, किस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? अच्छे से सोच के बोलना। तो फर्स्ट। सर फर्स्ट सेकंड का ज्यादा हो। सेकंड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा फर्स्ट से, क्यों? रीजन बताओ तो। जो फर्स्ट वाला बोल रहा था वो रीजन बताओ, कौन बोला था फर्स्ट? हाँ बोलो, रीजन बताओ। बोलो। वहाँ पर H बॉन्डिंग नहीं सर, वहाँ पर H बॉन्डिंग हो। H बॉन्डिंग कहाँ से हो जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे H बॉन्डिंग होता है ना, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे कहाँ दिख रहा है तुमको कुछ? H बॉन्डिंग कहाँ से ले आए तुम बीच में? अभी SIR इफेक्ट पढ़ रहे हो H। और बताओ हिमांशु, कौन सा आ रहा है, फर्स्ट या सेकंड? सर फर्स्ट। फर्स्ट का। फर्स्ट वाले में देखो OH, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, तो ये NO2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा यहाँ पे? -M। ठीक है, NO2 ग्रुप का -M लगेगा ना। यस सर। अब सेकंड वाले केस में देखना, ये तीन तीन NO2 ग्रुप जो है ये एक साथ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत ज्यादा हैवी स्टेरिक रिपल्सन होगा या नहीं NO2 ग्रुप्स के बीच में? यस सर। अब हैवी अगर स्टेरिक रिपल्सन है यहाँ पे, तो ये जो NO2 ग्रुप है ये क्या करेगा? अपने प्लेन को चेंज कर लेगा। यस सर। बीच वाला जो NO2 ग्रुप है ये क्या करेगा? रोटेट हो जाएगा, तो चेंजेस प्लेन। तो ये NO2 ग्रुप अगर अपने प्लेन को चेंज कर लिया, तो अब ये NO2 ग्रुप इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में हो जा सकता है क्या? नो सर। तो ये दोनों NO2 ग्रुप जो प्रेजेंट था, ये दोनों ग्रुप तो ऑलरेडी NO2 ग्रुप्स जो है मेटा पोजीशन पे था, तो ये दोनों तो ऑलरेडी रेजोनेंस नहीं शो करता है, तो यहाँ पे ये मेटा पोजीशन पे ये कौन सा इफेक्ट लग रहा है? इसका -I लग रहा है, इसका भी -I ही लग रहा है। अब जो पैरा पैरा पोजीशन वाला NO2 था, वो भी अपने प्लेन को चेंज कर लिया है, तो वो अपने प्लेन को चेंज करने की वजह से अब वो -M लगा सकता है क्या? नो सर। बोलो। तो -M तो नहीं लगेगा, क्योंकि अब रेजोनेंस ही नहीं हो पाएगा उसके साथ, तो -M इफेक्ट तो नहीं लगेगा। तो प्लेन चेंज करने की वजह से नो -M ऑपरेट, हम लोग लिख सकते हैं नो -M इफेक्ट ऑपरेट्स। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि -M ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो अगर -M ऑपरेट नहीं करेगा, तो फिर कौन सा इफेक्ट ऑपरेट कर रहा होगा वहां पे? बताओ। -I सर। -I तो हमेशा करेगा, तो यहाँ पे इसका भी -I ही लग रहा है। तो तीनों NO2 ग्रुप्स जो प्रेजेंट हैं, उन तीनों NO2 ग्रुप्स का -I ही लग पा रहा है, लेकिन पहले वाले में NO2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? -M इफेक्ट लग रहा है। तो कौन सा इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है, -I या -M? सर -M। -M। तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, फर्स्ट या सेकंड का? फर्स्ट। फर्स्ट का। समझ आ गया बात? यहाँ सर पे हाँ बोलो।
सर सेकेंड वाले में सर जो प्लेन चेंज करेगा तो तीनों कंपाउंड एक ही प्लेन चेंज करेगा, सेम प्लेन। तीनों कंपाउंड कहाँ, तीनों NO2 ग्रुप थोड़ी ना प्लेन चेंज कर रहा है, बीच वाला NO2 आउट ऑफ प्लेन चला गया ना, तो बीच वाला NO2 जैसे ही दूसरे प्लेन में चला जाएगा तो ऑलरेडी रिपल्सन तो बहुत कम हो जाएगा ना, समझ रहे हो बात? हेलो, यस सर। बीच वाला NO2 दूसरे प्लेन में गया है, तो बीच वाला NO2, क्योंकि बीच वाले की वजह से ही तो रिपल्सन डेवलप हो रहा है, क्लियर है? बीच वाला NO2 ग्रुप की वजह से ही तो रिपल्सन ज्यादा डेवलप हो रहा है ना, तो वो जैसे ही दूसरे प्लेन में चला गया तो रिपल्सन तो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। अब बीच वाला NO2 अगर दूसरे प्लेन में चला गया तब -M तो उसकी वजह से लग नहीं सकता है, सिर्फ -I ही लगेगा, और बाकी अदर जो NO2 दो NO2 ग्रुप्स जो था वो तो ऑलरेडी उसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है, तो मेटा पोजीशन पे तो -M ऐसे भी नहीं लग रहा होगा उसका, समझ रहे हो बात? यस सर। तो उस केस में तीनों NO2 ग्रुप्स का कौन सा इफेक्ट ऑपरेट करेगा, सिर्फ और सिर्फ -I ही आ जाएगा ना तीनों का, ठीक है? यस सर। चलो, तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट विल बी ग्रेटर देन एसिडिक स्ट्रेंथ सेकंड। चलो एक और आखिरी क्वेश्चन करो, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, OH Br NO2, ठीक है, यहाँ पे OH Br ये NO2, चलो फटाफट बताओ। बोलो जल्दी से, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। सर सेकेंड वाले का जान। सेकंड वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, अच्छे से सोच के आंसर दो यार, कुछ सर भी मत फर्स्ट बोलो, सेकेंड। अभी जो इफेक्ट बताएं उसका कंसिडर करो पहले सारा चीज, इतना सर जल्दबाजी क्या है? फर्स्ट सेकेंड। अच्छा फर्स्ट सेकंड, ठीक है, देखते हैं, जो जो पहला बना लिया वो दूसरा करो। चलो, इसमें 3 कंपाउंड्स हैं दूसरे वाले में, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ ही कंपेयर करना है। चलो ये सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, 2 कंपाउंड्स वाले में कौन सा आया तुम लोगों का? शोएब तुम्हारा क्या आया आंसर? हेलो, सर 1 ज्यादा एसिड। 1 ज्यादा एसिडिक है, रीजन बताओ। सर वहाँ 2 भी आ रहे तो रिपल्शन हाँ ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे 2 BR है, यहाँ पे तो SIR इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा ऑपरेट कर रहा है, मोर SIR इफेक्ट, समझ रहे हो ना? जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप बढ़ाते जाओगे इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे, तो SIR इफेक्ट इंक्रीज होगा, और SIR इफेक्ट अगर जितना ज्यादा इंक्रीज होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना कम कर देगा। यहाँ पे मोर SIR लग रहा है, यहाँ पे लेस SIR इफेक्ट लग रहा है, तब जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा SIR इफेक्ट लगेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगा, तो लेस SIR है पहले वाले में, दूसरे वाले में मोर SIR है, तो फर्स्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा एज कंपेयर टू सेकंड। क्लियर है ना ये? शुभम समझ आया? यस सर। चलो सेकंड वाले बताओ तो, शुभम तुम बताओ आंसर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बताओ शुभम।
हेलो, Sir, 213. 213। रुचिका तुम बताओ आंसर। सर 1 2 3। 1 2 3 रीजन। सर क्योंकि रिपल्शन होगा तो NO2 अपना प्लेन चेंज कर लेगा, तो वहां पे सिर्फ उसका माइनस आई लगेगा, तो तीनों केस में तो माइनस आई। तीनों केस में तो वही हो रहा है, तीनों केस में NO2 अगर प्लेन चेंज करेगा तो उसका माइनस आई ही लगेगा। फिर हाँ तो और सर आगे। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का माइनस आई कंपेयर करेंगे तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। माइनस आई तो कंपेयर करेंगे, बट सबसे मैक्सिमम केसेस में, मतलब देखो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम SIR इफेक्ट किस में ऑपरेट कर रहा होगा, तुमको इस तरीके से कंपेयर करना है कि यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स की वजह से ही तो वो प्लेन चेंज कर रहा है ना। तो कौन सबसे ज्यादा बल्कियर ग्रुप्स जहां पे प्रेजेंट होगा वो ज्यादा SIR इफेक्ट लगाएगा ना। तो यहाँ पे देखो NO2 ग्रुप सब में कॉमन है, और यहाँ पे हेलोजेंस वाला ग्रुप चेंज हो रहा है, मतलब एक में क्लोरीन है, एक में ब्रोमीन है, एक में आयोडीन है। तो साइज के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो कौन सा बल्कि ग्रुप्स किसको बोलते हैं, जो साइज में बड़ा है उसी को बल्कि ग्रुप बोल रहे हैं हम लोग। तो वो जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा, जितना ज्यादा साइज होगा, वो क्या करेगा, उतना ज्यादा रिपल्सन कॉज करेगा। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में साइज किसका बड़ा है सबसे ज्यादा? आयोडीन। आयोडीन का। आयोडीन का साइज बड़ा है तो ये ज्यादा SIR इफेक्ट लगाएगा ना यहाँ पे। बताओ, Yes, सबसे sir. मैक्सिमम रिपल्सन यहीं पे होगा आयोडीन के केस में, तो मोर Yes, sir. SIR इफेक्ट हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? और क्लोरीन के केस में सबसे लेस SIR इफेक्ट होगा। तो SIR इफेक्ट जितना ज्यादा होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा, ये बताओ। Decrease. तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, तो जितना ज्यादा SIR इफेक्ट उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम, और जितना कम SIR इफेक्ट उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। तो सबसे कम SIR इफेक्ट कहाँ पे लग रहा है? Second. फर्स्ट सेकंड में। Sir, फर्स्ट के first. केस में क्लोरीन का साइज सबसे Yes, sir. छोटा है ना, Yes, sir. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, समझ आया तुम लोगों को SIR इफेक्ट? Yes, sir. देख लो, अगर किसी को भी डाउट है इसमें तो पूछो। ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व करोगे या बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें ये सब इफेक्ट तुमको कंसिडर करना होगा। एक बार देख लो तुम लोग, अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है, किसी भी इफेक्ट में अगर डाउट है तो पूछो किसी को भी, एक एक करके पूछना पॉसिबल नहीं है ना इसमें, तुम लोग खुद से तुम लोग को पूछना पड़ेगा। अभिषेक प्रजापति क्लियर है? तुम सारा चीज समझ आ गया? यस सर। मानसी, हेलो, प्रिया, यस सर। कुछ पूछना है? नो सर। चलो ठीक है। सोएब, तुमको कुछ पूछना है? नहीं सर, समझ में आ गया। तो पहले वाला जो नोट्स तुम्हारा छोटा हुआ है वो देख लेना एक बार नोट्स से, ठीक है? हाँ। चलो, दीक्षा। सर सेकंड वाला एग्जाम्पल स्टार्टिंग वाला नहीं समझ आया था। सेकंड वाला कौन सा? सर सबसे शुरुआत से? टॉप में। यस सर, सर नेटवर्क इशू के कारण कट गया था। कौन सा? ये 7th नंबर जो है? अच्छा, बाई कार्बोनिल वाला? यस सर। बाई सर ये कार्बोनिल में वाला फर्स्ट या सेकंड वाला? ये सेकंड। जो, अच्छा, यस सर। जो रिंग के साथ है ना? यस सर। तो उसमें तो बता चुके हैं ना, पहला वाला जो है वो सिंगल कार्बोनिल सिस्टम है, दूसरा वाला बाई कार्बोनिल सिस्टम है, और तीसरा वाले में भी बाई कार्बोनिल सिस्टम है। तो फर्स्ट
ऑब्वियसली हम लोग सबसे पहले देख चुके हैं कि सिंगल कार्बोनिल सिस्टम से ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, बाई कार्बोनिल होता है, यस और नो? यस सर। सिंगल कार्बोनिल सिस्टम से एसिडिक स्ट्रेंथ बाई कार्बोनिल का ज्यादा होगा, क्योंकि बाई कार्बोनिल के केस में मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, तो उस केस में कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। अब बाई कार्बोनिल सिस्टम में तुमको देखना है सेकंड और थर्ड में, तो सेकंड में देखो यहाँ पे और थर्ड वाले में, तो दोनों में नेगेटिव चार्ज कहाँ पे इजिली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, सेकंड में या थर्ड में? सेकंड वाले में तो नेगेटिव चार्ज आसानी से दोनों डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज हो रहा है, लेकिन थर्ड वाले में नेगेटिव चार्ज इजिली डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि अपने लोन पेयर के साथ इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है। तो वहां पे यहाँ पे रेजोनेंस क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का जो रेजोनेंस होगा वो हिंडर्ड हो गया। समझ रहे हो बात? यस फ्रीली सर। अब नेगेटिव चार्ज जो है वो फ्रीली रेजोनेंस नहीं कर सकता है, तो हिंडर्ड रेजोनेंस है, तो ऑब्वियसली उसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा सेकंड वाले के कंपैरिजन में। तो सेकंड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर थर्ड हो गया और सबसे लिस्ट फर्स्ट हो गया। ठीक है, यस सर। चलो और कुछ? ओ सर। और किसी को? आयुष? नो सर। नहीं, चलो फिर ठीक है, तो एंड कर रहे हैं आज का क्लास यहीं तक। बाकी अगले क्लास में हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बुकलेट जो मिल रहा है, बुकलेट जो मिला हुआ है और प्लस डीपीपी जो जा रहा है उससे क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, जो भी डाउट होगा वो डिस्कशन क्लास में तुम लोग पूछ लेना। ऐसे क्लासरूम का ये क्लास नोट से कोई डाउट होता है तो ये तो क्लास में ही पूछ सकते हो, अभी ऑनलाइन क्लास में ही। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? शुभम, कुछ पूछना है? नहीं सर, अभी नहीं। नहीं। चलो फिर हिमांशु, तुमको कुछ पूछना है? नो सर। नहीं, ठीक है फिर चलो, तो अगले क्लास में हम लोग आगे बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड कर रहे हैं।